ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಸದಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿಥಿ ಅಬ್ದುಲ್ ತವಾಬ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು. ಇವರು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು ಯಾರೇ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಇವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ವತಿಯಿಂದ, ಹಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ ತಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ರವರು ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟು. ನಾವು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿशिष्टवाद ಕೆಲಸ. दिल्ली में जो भी जितने भी काम है ये राजनीतिक काम नहीं है, ये सोशल काम है. क्योंकि 70 साल से हम लोगों ने देखा है कि राजनीतिक हिंदुस्तान की राजनीति जो है ना पूरी खराब, और इसमें राजनीति करने के लिए कोई काम नहीं है. यहाँ पे खिदमत करने के लिए जो काम दिल्ली में किया गया है वो बेहतरीन काम और हिंदुस्तान के आने वाले वक्त में इतिहास लिखने वाला काम है. सबसे पहले जो बुनियादी चीज हमारे संविधान ने दिया था कि एजुकेशन और हेल्थ और सवारियां, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बेहतरीन काम हुआ है. और सबसे पहले मैं ये बात बताऊं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर जो फोकस दिया है ये बेहतरीन काम है, जिसका काम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया. और हेल्थ के ऊपर जो फोकस दिया है ये काम पूरी दुनिया वालों ने देखा. मोहल्ला क्लिनिक और बाइक एम्बुलेंस और फरिश्ता सर्विस जो दिया है, ऐसी सर्विस पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी लागू नहीं हुआ. मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप जानेंगे. आज हम भी हमारे देश में देखते हैं, हमारे इलाकों में देखते हैं, हमारे कर्नाटक बेलगाम के इलाकों में हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज के हालत ऐसे है कि दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है. डॉक्टर्स अवेलेबल है तो दवाइयाँ लिख के देते हैं बाहर के प्राइवेट के, अपने मेडिकल के ले लो करके बोलते हैं. लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है कि दिल्ली की जनता को फ्री सर्विस दे दिया. हेल्थ में चेकअप फ्री, मेडिकल फ्री, कंसल्टेंट फ्री, तमाम चीजें मेडिकल. क्योंकि देखो हमारा मानना यह है, यूथ का मानना यह है, अगर हमें हिंदुस्तान अगर स्वस्थ है तो वो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा. अगर एजुकेटेड है हिंदुस्तान तो वो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा. इसी मुद्दे के ऊपर आज हम लोगों ने दिल्ली का चुनाव लड़ा और इसी मुद्दे पर हमने चुनाव जीता. और ये चुनाव जीतना हमारा इतिहास लिखा जाएगा. और डोर स्टेप डिलीवरी के बारे में थोड़ा. सर हमारा डोर स्टेप डिलीवरी ये जो है ना हिंदुस्तान का एक बेहतरीन एक प्रोग्राम है. ये डोर स्टेप डिलीवरी जो बनाया गया है ना, ये ऐसी बेहतरीन सर्विस है, इसमें करप्शन नहीं होगा. क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि जो गरीबों के हक में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो गरीबों को राशन पहुंचाया जाता है, ये कर्नाटक गवर्नमेंट और पूरे हिंदुस्तान गवर्नमेंट का एक कदम है. इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने ये काम उठाया कि बीच में कोई करप्शन ना हो, कोई बीच में एजेंट ना हो, कोई राशन दुकान वाला ना हो. ऐसे कदम उठाकर राशन को घर तक पहुंचाना. देखो मैं गिनवाता हूँ. जैसे कि देखो सर, मैं अगर लाइसेंस बनाना है मेरे को, मैं एक यंग हूँ, बैचलर हूँ, तो मेरे को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कर्नाटक में जाऊँ या तो बेलगाम में हमारे कहीं पे भी जाऊँ तो सबसे पहले एजेंट को पकड़ना पड़ता है. एजेंट के बगैर काम नहीं होता. लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने उन एजेंटों को हटा दिया है. और जैसे मैं सिर्फ एक लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइसेंस उतना ही नहीं, लाइसेंस बनाने का हो या आईडी कार्ड बनाने का हो या आधार कार्ड बनाने का हो या पैन कार्ड का हो या फिर तुम्हारा इनकम टैक्स रिनोवेशन का हो या फिर तुम्हारा घर का टैक्स रिनोवेशन का हो या तुम्हारे गाड़ियों का टैक्स रिनोवेशन का हो या फिर तुम्हारा लाइसेंस रिनोवेशन का हो, तमाम चीजें आपके घर तक आएंगे. कैसे आएंगे? दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फ्री कॉल नंबर लॉन्च किया है. उस कॉल को हमें कॉल करना है, हमारी जरूरत बताना है कि मुझे लाइसेंस बनाना है या आधार कार्ड बनाना है या आईडी कार्ड बनाना है या कोई भी गवर्नमेंट की चीज हमें बनाना है, तो वो बंदा हमारे घर तक आएगा, हमारा टाइम लेगा, हमारे पास बैठ के घर पे ही बैठ के पूरा हमारा वेरिफिकेशन करेगा, हमारा पूरा डेटा अपडेट करेगा और वहीं पे स्कैनिंग करके अपलोड करेगा.
और दो दिन से लेके 8 दिन के दरमियान में वो जितनी भी जरूरत दस्तावेज है आपके घर तक पहुंचा देंगे। सर ये ऐसी जो सर्विस जो दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाली है, डोर स्टेप डिलीवरी, ऐसी सर्विस पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बनाया। और लोग बोलते हैं कि फ्री फ्री फ्री, ये लोगों को क्या बोलते हैं कि आलसी बनाने का काम है। सर ये आलसी नहीं है, देखो ये फ्री की सर्विस ये हिंदुस्तान के हर एक जनता के हक है, क्योंकि उन्हें टैक्स देता ना, वो टैक्स का पैसा वो लोगों का देता वही है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान की जनता का हक है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि हमारे संविधान में जो मूलभूत सौलभ्य है वो क्या है। हमें फ्री बिजली चाहिए, हमें फ्री एजुकेशन चाहिए, हमें फ्री स्वास्थ्य सेवा चाहिए, हमें फ्री में सफर चाहिए। ये तमाम चीजें दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। क्यों कर रही है? वो एजुकेटेड गवर्नमेंट है। हमारे जो लीडर है वो एजुकेटेड है। अरविंद केजरीवाल IAS सीख के वो ऑफिसर बन के वो काम कर रहे हैं, और वहां पे जितने भी MLA है वो बाकायदा एजुकेटेड है। इसलिए ये मेरा मानना यह है कि अगर पॉलिटिक्स में कोई राजनेता अगर आना है तो एजुकेटेड आदमी को अगर लाएंगे तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकती है। और जैसा हमारा सबका मानना है कि हम आने वाले वक्त में हमारे भारत देश को सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वशक्तिमान जो कहा हमारा सोच है, हमारा जो ख्वाब है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि इसका जो एजेंडा है वो बेहतरीन एजेंडा है। 2024 में वो प्रधानमंत्री होता है करके सबने अभी बोलने गए, केजरीवाल साहब ने प्रधानमंत्री होता है, इसके बारे में थोड़ा सर उसकी एक सिंपल आप लॉजिक समझ सकते हैं कि दिल्ली मॉडल, पहले तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने पहले बोला कि गुजरात मॉडल बोल के पूरे हिंदुस्तान को गुजरात बना दिया। आप तो देखते हैं दिल्ली के हालात। अभी हमारे जो लीडर है उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली मॉडल, हालांकि देश का जो दिल है वो दिल्ली है, देश का राजधानी दिल्ली है। अब हमें दिल्ली मॉडल को लेके चलना है। दिल्ली मॉडल कैसा लेके चलना है? देखो हम नहीं कहते कि अदर पार्टी भी कहते हैं कि दिल्ली मॉडल को राजस्थान ने भी अपनाया, दिल्ली मॉडल को मध्य प्रदेश ने भी अपनाया, महाराष्ट्र ने, दिल्ली मॉडल को महाराष्ट्र ने भी अपनाया, दिल्ली मॉडल को झारखंड ने भी अपनाया, दिल्ली मॉडल को वेस्ट बंगाल ने भी अपनाया, मध्य प्रदेश में भी है। हाँ, ये जो मॉडल्स है नहीं दूसरे पार्टियां अपना रहे हैं। तो इसके मुताबिक आप लोग क्या कहते हैं? हमारा मानना यह है कि आने वाले चुनाव में 2024 में ये दिल्ली मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए, और इसको लागू करने वाला आम आदमी पार्टी होगा। इसके लिए आने वाले 2024 में ना अरविंद केजरीवाल एक PM का चेहरा बन के उभरेंगे। ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ರಿ ನೀವು. ಚಂದಿನಿ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಅಲ್ಕಲಾಂಬ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? सर देखो, पॉलिटिक्स जो है ना हर वक्त पर्सनली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स बोले तो जनता की खिदमत है। राजा जो होता है वो जनता की खिदमत के लिए होता है। अलका लांबा जैसे कार्यकर्ता हमारे पार्टी से निकल गए। अगर उसमें तकलीफ हो रही है, देखो भेदभाव होता है, जहाँ पे 10 लोग होते हैं तो 10 लोगों के अलग अलग दिल के राय होते हैं। कुमार विश्वास भी गए, अलग अलग दिल के राय होते हैं। कुमार विश्वास साहब की भी बात यही है कि अलग अलग दिल के राय होते हैं। क्यों वो दो ही क्यों गए? बाकी नेता क्यों नहीं गए? कपिल मिश्रा चले गया, कुमार विश्वास चले गया, अलका लांबा चले गया, बाकी वाले क्यों नहीं गए? सर बाकी वाले भी जाना था ना, बाकी वाले भी कार्यकर्ता हमारे इसमें काम करते। तुम्हारे पक्ष में डिक्टेटरशिप है ना? डिक्टेटरशिप का सवाल ही नहीं। देखो अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के मेंबर है, वो पार्टी नहीं है। एक आदमी से पार्टी नहीं चलती, लेकिन वही एक ही चेहरा पे वो दिल्ली में चुन के है ना आप? एक ही चेहरा है, दिल्ली में एक ही चेहरा नहीं है। दिल्ली में पूरी पार्टी का काम है, और सच्चाई है। वो सच्चाई को सामने रखकर हमने दिल्ली में जीता है। हमारे कामों के बुनियाद पे हमने दिल्ली में जीता है। देखो आप बता रहे हैं कि एक ही चेहरा पूरा काम नहीं किया, बल्कि उसमें संजय सिंह का पार्ट लगा है, उसमें हमारे मनोज सिसोदिया का पार्ट लगा है, उसमें सत्येंद्र जैन सर का पार्ट लगा है, उसमें हमारे बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं का पार्ट लगा है। ये तमाम कुर्बानियों के बाद पार्टी एक नेशनल पार्टी बनकर उभरी है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि हमें अरविंद केजरीवाल सर का ही चेहरा देखकर हमने जीता है। हमने जो जीता है
वो जनता की खिदमत करके जीता है और आइंदा भी जनता की खिदमत करके ही जीतेंगे। अब्दुल हमारे तवाफ। इसमें सर, हमारे इसमें जो है ना भेदभाव की राजनीति नहीं है, हमारे इसमें करप्शन नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया देख रही है। ಶೇಖ್ ಸಾಬ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದಾ? आता रहा इल्ला सर। सर क्या है बोलो तो पार्टी में जमने के लिए पेशेंस होना चाहिए सर। ये जब से भी मैं बता रहा हूँ ये सोशल खिदमत है, ये सोशल खिदमत है। देखो अपने जॉब से पैसा डालना है, खुद काम करना है, ये सोशल खिदमत से ये पार्टी चली है। और ऐसे हमारे कर्नाटक साउथ में जो है ना आम आदमी की पार्टी का उतना दबाव नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में हम लोग वो पार्टी का एक चेहरा बनाकर और एक मजबूत लीडर्स को लेकर और एक मजबूत संगठन बनाकर हम लोग लेकर आएंगे करके हम एक उम्मीद आपको ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ RSS ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನಿಯಾಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ನಾವು 2019 ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, 2014 ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಾ? सर देखो आम आदमी पार्टी में कोई भी आता है कोई भी जाता है, लेकिन ये जो है ना जाति का जो बात आती है, जाति के भेदभाव इस पार्टी में नहीं है। अगर आरएसएस का भी कोई सिका पड़ा आदमी है, अगर वो अपने गलतियों को मानकर आरएसएस छोड़कर पार्टी में और कौम की खिदमत के लिए, क्योंकि आरएसएस वाले छोड़ कर आया नहीं, गड्ढे डालने के लिए है। हाँ सर देखो, मैं एक की बात आपको बताना चाहता हूँ, आरएसएस के जो कार्यकर्ता है ना उन लोगों को एहसास हो चुका है कि हम लोगों ने देश को क्या कर रहे हैं, उनको गलतियों का एहसास हुआ है। इसके लिए अरविंद सर ने इलेक्शन में बताया कि आरएसएस का कार्यकर्ता मिला था 70 से, वो पुराना आरएसएस जब से बना तब से उनका पूरा खानदान उसमें काम कर रहा था। ये बार का मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा। ये राजनीति है, ये राजनीति बदलाने के लिए आम आदमी पार्टी आई है, ये हम लोग करके दिखाएंगे। कर्नल सावंत महाराष्ट्र में था, उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन दिल्ली का क्या अरविंद केजरीवाल साहब क्या है ना वो उनको उतना सपोर्ट नहीं दिया। क्यों? क्या क्या मतलब है, क्या वजह है? मतलब और वजह क्या है सर? देखो अरविंद केजरीवाल सर कर्नाटक में आके फाइट नहीं करेंगे, कर्नाटक की जनता को उठना पड़ेगा, कर्नाटक की जनता को चलना पड़ेगा। आम आदमी की आवाज को लेकर आम आदमी पार्टी से उठ के ठहरेंगे तो उनका एक चेहरा होगा। ऐसे ही हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हालात हुए होंगे। कर्नल सावंत सर बहुत बेहतरीन आदमी है, उनका एक चेहरा बहुत अच्छा है और वो एक फ्रंट लीडर है। कर्नल सावंत सर का एक टाइम है, वो अगर महाराष्ट्र में हम लोग फाइट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हमारी एक पार्टी अच्छी तरीके से ये करेगी तो वो उनका एक चेहरा बन सकता है। और आइंदा चल के देखो उनका एक चेहरा बोल के ऐसा नहीं है कि उनसे भी बेहतरीन चेहरे भी निकलेंगे, उनसे भी बेहतरीन कार्यकर्ता निकलेंगे हमारे पार्टी में। ಅಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎರಡು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದನೇ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. सर देखो जहाँ पे भी हम लोग हारते हैं इसके पीछे हमारी खुद की कमजोरी ये महसूस होती है कि हम लोगों ने पब्लिक के सामने अपना पूरा बेहतरीन एजेंडा नहीं रखा। इसका मॉडल हमने दिल्ली में पेश किया कि दिल्ली में हमने फोकस लगाया और इसी के बुनियाद पे हमने दिल्ली जीता। अब हम लोगों ने हमारे पुराने कामों के बुनियाद पे हम लोगों ने अभी आइंदा के लिए नया प्लान किया है कि हर एक स्टेट को हम लोग फोकस देकर काम करेंगे। क्योंकि देखो सर इसे ऐसे भी ब्लेम नहीं कर सकते, हमारी पार्टी कैसा बोलते हैं, एक मिसाल देते हैं कि जुमा के 8 दिन की बच्चा है बोल के, हमारी पार्टी ऐसी ही है, 3 टाइम में जीता है। हमारी पुरानी 70 साल की पार्टी नहीं है, हमारी पुरानी 15 या 20 पहला कितना सीट आए थे? 15 या 20 साल की पार्टी नहीं है। अब हम लोग एक स्टेट जीते हैं, पंजाब में अपोजिशन में ठहरे हैं, हरियाणा में भी अपना माहौल बना रहे हैं और हम यूपी में भी हमारा एक बेस बना रहे हैं और अभी आने वाला बिहार का इलेक्शन भी हम लोग अच्छे तरीके से फाइट करेंगे। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान में हम लोग छाएंगे। ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೂ 107 ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಿವೆ. ಆ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30% ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ, ಪೂರ್ವ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಳಗೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? सर जो डेवलपमेंट का बात है, जो 5 साल में जितने भी मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो पूरे हुए। 64 मैनिफेस्टो में थे, 63 किए हैं। हाँ। वाईफाई एक बचा था, थोड़ा लास्ट मोमेंट में किए हैं। तो मैक्सिमम सर जितनी भी पार्टियां जीती हैं 100% वादे पूरे नहीं किए, 10% भी नहीं किए। जैसा आप देखते हैं कि 15 लाख आने का वादा था, रोजगारी देने का वादा था, और हर एक गरीब को मकान देने का वादा था, काला धन आने का वादा था। सर ये पूरे जुमले, लेकिन आम आदमी पार्टी जुमला नहीं कहती, आम आदमी पार्टी खिदमत करती है। जैसे वो 5 साल काम किए हैं, आइंदा 5 साल के लिए जो गारंटी कार्ड दिए हैं, गारंटी कार्ड के साथ ये भी काम पूरा होगा, एक उम्मीद है। लेकिन जैसे हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली को पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन मॉडल बना कर देंगे आने वाले वक्त में, वो आप देखेंगे। और ये जो भी आप बोले कि डेवलपमेंट के बारे में, कि जो पिछड़ा जो इलाका है उसको डेवलप करने का, वो उसके लिए बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। उसके लिए आने वाले इसमें बजट में उसका भी बात हुई है, वो पूरा हो जाएगा। ಅಬ್ದುಲ್ ತವಾಬ್ ಶೇಖ್ ಅವರೇ, CA, NRC, NPA ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮೌನ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಏನು ಶಾಮೀಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಮೌನ ವಹಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ರೂಪರೇಷೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. सर आपकी जो रिक्वेस्ट है डिटेल में बोलो बोल के, मैं सिंपल में एक ही बात बताता हूँ कि अरविंद सर ने जो क्वेश्चन किया उसी को आप इसका जवाब समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि क्या जरूरत है हमारे देश की जनता को बाहर निकालकर बाहर की जनता को नागरिकता देना, ये कौन से कानून की जरूरत है और हिंदुस्तान की क्या जरूरत है? ये अगर इंटरव्यू आप देख लेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसके बारे में ಸಂವಿಧಾನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಮತ್ತು 15 ಇದೆ. इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी पार्टी का चेहरा तो साफ है कि CAA, NRP, NRC ये अभी मौजूदा वक्त में देश की जरूरत नहीं है। मौजूदा वक्त में देश की जरूरत ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ 80% CAನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 20% ಅಷ್ಟೇ ಕಮಲ್ ನೊಂದವರು, ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು, BJP ಅವರು, RSS ಅವರು, ಬಜರಂಗ ದಳದವರು. ಪಾಪ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, CAನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, NRC ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು NPR ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ ಕೊಡೋಣ. ನೀವು ಮೊದಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, EVM ಹಟಾವ್ ದೇಶ ಬಚಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಮೌನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? सर अभी हम लोग खामोश नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ पहले से भी हम लोग, ये भ्रष्टाचार का एक बुनियादी है। EVM जो है ना, भ्रष्टाचार का एक बुनियादी है। पहले से भी हम लोग इसके अपोज में है, अब भी अपोज में है। ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. जब तक ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೌನವನ್ನೇ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು. ಭಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಏನಾದ್ರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾರಾ? सर हमारे केस ऑलरेडी चल रहे हैं उसके ऊपर। ऑलरेडी दिल्ली इलेक्शन के पहले भी केस चल रहे हैं, दिल्ली जीते 2015 में तब भी केस चल रहे हैं, दिल्ली 2020 में इलेक्शन आया तब भी हमारे केस चल रहे हैं, ये केस चल रहे हैं। लेकिन सर आप ये नहीं देखते कि सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर में चल रही है, हाई कोर्ट किसके अंडर में चल रही है, पुलिस किसके अंडर में चल रही है। ಅಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಜರತ್ನಂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬಹುದಾ, ಹೇಗೆ? देखो सर, हमारे संविधान पे हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि इंसाफ होगा, हिंदुस्तान के जनता को इंसाफ मिलेगा, ये धोखाधड़ी की राजनीति बंद हो जाएगी और आने वाले वक्त में एक सच्ची राजनीति और युवाओं की राजनीति चलेगी। ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ನೇರ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನನ್ನ ಮಾತು ನೇರ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.